जीवन के अंधेरे पलों में संघर्ष जब बहुत बढ़ जाता है तब सन्नाटों को चीरते हुए खुद चिराग बन जल उठता हूँ मैं। नमस्कार, DDNEWS में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वर्तिका नंदा। जिंदगी में ऐसा कई बार होता है जब हमें किसी ऐसे की तलाश होती है जो हमें सही रास्ता दिखा सके। 12th पास करने के बाद कॉलेज की दहलीज पर कदम रखते हुए अक्सर या तो हमें खुद चिराग बनना पड़ता है या फिर किसी ऐसे चिराग की तलाश करनी पड़ती है जो हमें बताए कि हम अब क्या करें। यही है आज हमारी चर्चा का मुद्दा। इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान शामिल हैं। आइए आपसे परिचय करवा दें। डॉक्टर उषा एल्बुकर्क जो कि एक करियर काउंसलर हैं और साथ ही में हैं डॉक्टर मिनोती चैटर्जी जो कि कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली की प्रिंसिपल हैं। और साथ ही में ऑडियंस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। उषा जी, पहला सवाल आप ही से, करियर काउंसलिंग की जब बात होती है किस स्टेज में कैसे अंदाजा लगे कि अब काउंसलर की जरूरत है और अब उनसे बात की जानी चाहिए? Every individual is unique and with unique talents and aptitudes. That is not sometimes recognized, and very often it is felt that son and daughter of a doctor must become a doctor. So whereas each one is different, they have abilities and aptitudes, and career counseling is therefore necessary to enable each person to make a wise choice of their vocation. And how do they do it? First, by understanding themselves and recognizing their talents, and secondly by being aware of the opportunities that exist which require those special talents, and therefore really matching your talents with the job opportunities that are available. इन दिनों बहुत बात हो रही है कि करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर कॉलेजेस ऐसे हैं जहां करियर काउंसलर नहीं है। दिल्ली में फिर भी कहीं कहीं दिखाई दे जाएंगे, लेकिन छोटे शहरों में तो वो भी नहीं। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि रेगुलर बेसिस पर एक परमानेंट काउंसलर होना चाहिए जो हर कॉलेज में स्टूडेंट्स को काउंसिल कर सके? पहली बात तो इस मुद्दे पर जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि जो छात्र वर्ग है उन्हें नहीं पता वो क्या करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने पेयर ग्रुप से, अपने स्कूल के एक्सपीरियंस से, अपने पेरेंट्स के एडवाइस पर और खुद ब खुद काफ़ी कुछ सोच लेते हैं। सो ये जेन नेक्स्ट जो है वो काफ़ी डिसाइसिव है और इतनी हेल्पलेस नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। खैर, इसको मतलब कीपिंग दिस अपार्ट, व्हाट रियली इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट most colleges and universities, at least in the Delhi University, have placement cells. They've started placement cells and they've called in a lot of professional groups and companies for on the campus presentations and for job opportunities. So इसीलिए मेरे ख्याल से कोई permanent 12 महीने किसी का रहना ज़रूरी नहीं है। एक ऐसा वक्त आता है जबकि कुछ फ्री टाइम में academics में जब हम ऐसे लोग बुलाते हैं और बच्चों को presentations दे के विभिन्न जो options हैं वो हम देते हैं। उषा जी, जब काउंसलर की बात होती है आजकल हम कई जगह पढ़ते हैं कि कई एक करियर काउंसलर हैं। सवाल ज़रा पेचीदा है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि सही करियर काउंसलर कौन है, किसके पास जाएं और किससे संपर्क करें, इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक होगी, कैसे पता लगेगा कि ये मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं? I think this is something that might need a little exploration because there is no hard and fast rules about it at all. But I think also it depends on the requirements of the student. As Dr. Chaterjee very rightly said, some students know they just need somebody to talk to be able to enable them, to give them the information. They might know what they want to do, but they might want information about the courses, the training programs, where they can go, what are the different options that are available. But there are others that may not even know, are totally confused because they may be good at several things, and how do I identify which is the best talent that I can use to make a career? So at that time, I think you need a counselor that can provide you the tools to help you to make that decision, keeping in mind that the decision has to be the student's. No counselor or parent can tell you what choice you have to make. It has to be your own choice, but it gives you the tools by which you can do it. And today there are tools that one can use. There are aptitude tests, there are personality profiles, there are interest inventories, and you put them all together, talk to the student. It has to be a holistic approach. It has to be keeping in mind the student with the parent, the environment, the socio-economic background, all that. I think a counselor who can provide that kind of counseling is really the one you should approach.
हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय एक व्यूअर मौजूद हैं, उनका सवाल सुनते हैं। जी बताइए, आपका क्या सवाल है? हमारा सवाल ये है कि अभी बात हो रहा था कि करियर काउंसलिंग होता है तो किसके पास जाएं। अब आरा जिला में तो कोई करियर काउंसलिंग नहीं है ना, तो ना यहाँ कोनो ऐसा इंस्टीट्यूट है जिससे हम जाएं। तो मीडिया पे, टेलीविज़न पे जो कुछ दिखाया जाता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो बड़ा भ्रम की स्थिति में डाल देता है कि बड़ा बड़ा करियर है, यहाँ करो वहाँ करो। इनका सवाल ये है कि आजकल जैसे टेलीविजन चैनल्स पर करियर काउंसलिंग हो रही है, तो हर स्टूडेंट की परेशानी थोड़ी अलग है, फिर क्या करें? ये तो सवाल, इट इज़ अ वेरी रियल प्रॉब्लम एंड आई कैन अंडरस्टैंड, स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स जहाँ पे काउंसलर नहीं होते हैं। द बेस्ट choice really would be to try and get as much information about different options, and then let the student decide. When you have information, then you can look at, you see, very often the student doesn't get a chance to look at the career and find out what it is all about. Okay. So in small places where maybe tests are not available, जो भी information मिल जाए ताकि they can make that decision, it is important. But today you can get information on the net, you can get it from books, magazines, तो पढ़ के आप पता कर सकते हैं. Or if you get an opportunity to come to a town where there is a counsellor, then that is fine. But otherwise, these are the other ways. And the important thing for a parent or a teacher is to observe the student. Whatever you do well, you will be successful in. You have an interest, you normally have in an area that you are able to handle well. So there are various modes of information. जी, आप संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट क्या है, वही है कि जो भी माध्यम होगा उससे पता लगाऊंगा जैसा मालूम होगा. मैं कुछ कहना चाहूंगी, एक शब्द मैं कहना चाहूंगी. मेरे ख्याल से जिस वर्ग से या जिस सामाजिक स्थिति से वो कई लोग आते हैं, उन्हें इतनी आसानी से नेट या जो कुछ हमें उपलब्ध हैं उन्हें उपलब्ध नहीं होते. तो मेरे ख्याल से कुछ कार्य हम स्कूल लेवल पर ही शुरू कर सकते हैं. स्थानीय स्तर पर पहला एक्सपोजर बच्चे का स्कूल पर होता है. तो मेरे ख्याल से जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ पर अगर काउंसलिंग शुरू की जाए तो शायद इनका बड़े शहरों में आना आसान होगा और नौकरी ढूंढनी भी आसान. जैसे इस बार सीबीएसई भी ऐसा कर रहा है कि 40 टीचर्स के जरिए वो फोन के जरिए स्टूडेंट्स को काउंसल करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें सही रास्ता दिखाया जा सके. यहाँ पर एक सवाल है. My experience with career counseling has been a gentleman who was furiously trying to persuade me that I could become Einstein, Bach and Bertolt Brecht simultaneously if I took a particular course in a particular university. And the other problem, and when I refused to take the course, then he was not so interested. The other problem that I found was that the aptitude tests were a bit of a black box thing, that you put in your answers and at the end of it you get a score that you rate so high on creativity and so high on intelligence and all that. And with the particular gentleman, he viewed it as a static, that there's no way that you can actually become more creative than this or more intelligent than this, or these aptitudes can't really change over a period of time. I'm glad you raised that, because there is a tendency to get a quick fix solution on tests, but there are standardized tested tests that are available. There even NCERT uses some of those tests. Some schools and colleges use the tests. But again, the tests cannot be used in isolation. They have to be used along with individual counseling, and therefore when we do, unless we are sure that we can do individual counseling for the student along with the test, we don't normally conduct a test, because it can actually have a detrimental effect. The other thing is that I think it's important to identify a counsellor who's not linked to any institute or university which may be tied in with that counselling. So therefore, it is in their interest to try and lead you towards an institute in which they have some kind of a link. It's best to go to somebody who's totally objective and can look at you as somebody who requires certain amount of testing, along with, as we very rightly said, along with individual counselling, where we take into consideration all the other aspects of your personality, your interests, your social and economic background, your own aspirations, your parental aspirations, and put that together and then try and give you some kind of choices from which you can make a decision, not making a decision for you.
डॉक्टर चटर्जी, आप उन परिस्थितियों में कैसे डील करती हैं जब स्टूडेंट चाहता है कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को ले और पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उनकी चॉइस के हिसाब से अपने करियर को शेप करें? एज अ प्रिंसिपल इस तरह की दुविधाएं आपके सामने भी आती होंगी, कैसे आप उससे डील करते हैं? बहुत सारी ऐसी दुविधाएं हैं। मेरे ख्याल से काउंसलिंग का अर्थ ही ये है कि इन दुविधाओं से आप बच्चों को बाहर निकाल सके। हमारे यहाँ एक और हमने जैसे करियर काउंसलिंग तो है ही जो कि प्रोफेशनल है, एक और स्ट्रीम ऑफ काउंसलिंग होता है जो मनोवैज्ञानिक होता है। जैसे इस बच्चे ने प्रश्न उठाया, शायद उसके अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स या कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स हैं या कुछ उसके अपने समस्याएं हैं जो एक दूसरा काउंसलर जो मनोवैज्ञानिक होता है, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट नीड्स आल्सो टू बी अंडरस्टूड एंड देन यू गियर द चाइल्ड टुवर्ड्स करियर काउंसलिंग। लेकिन जब हम करियर शेप कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ वो ये सवाल पूछते भी हैं, करियर को शेप करते समय आपको दिल की आवाज़ सुननी चाहिए या दिमाग की? ये एक बड़ा डिलेमा रहता है कि दोनों में से किसको प्रेफरेंस दें, और या पेरेंट्स की बात सुने। तो ये तीनों तरफ के प्रेशर्स हैं, किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए? देखिए, इसको हाँ या ना में या एक जवाब में समझाना या सुलझाना तो संभव नहीं होता। आप ये भी नहीं कह सकती सिर्फ माँ बाप जो चाहते हैं वो करूँगा और मुझे जो अच्छा नहीं लगता और उन्हें अच्छा लगता है मैं करूँगा। या एक कॉम्प्रोमाइज़ या एक सिचुएशन पे तो आपको आना होगा जहाँ पर आपके पेरेंट्स समझें कि क्या आप करना चाहती हैं। हमारे में और जेन नेक्स्ट में एक जनरेशन का फ़र्क है, तो हम जैसा सोचते थे या जिस स्थिति में परिस्थिति में थे वहाँ से लेके अब तक हर एक आप कह सकते हैं हर एक स्ट्रीम ऑफ नॉलेज इतना अग्रेसर हो गया है, तो बच्चों को अपना चॉइस देना चाहिए। एक चीज़ और जो दिमाग में बार बार आती है, उषा जी आप बताएं, सबसे ज़्यादा फील्ड ऐसी कौन सी है जिस पर इन दिनों सवाल बेहद ज़्यादा उठते हैं? किस फील्ड को स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परस्यू करना चाहते हैं? डिमांड किसकी सबसे ज़्यादा है? I would say largely there are some patterns that we have identified, and over the one would say the careers which have the maximum growth and will be provide a lot of opportunities, IT and IT enabled services, huge opportunities in this area. Biotechnology is coming up, not as much as was anticipated, but still a lot of careers in this area. Media and entertainment together, fashion, particularly design related careers, education, which is not being recognized, with a huge demand not just for teachers but for trainers in different fields. And so these are some of the major careers for which there will be a huge demand. Telecommunications, another area, and in the area of engineering it could be automobile, IT and telecom also, as well as civil engineers. अब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर के शर्मा, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। डॉक्टर शर्मा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि छोटे शहरों में काउंसलिंग कैसे की जाती है और स्टूडेंट्स के पास जब वो रास्ता तलाश रहे होते हैं तो किस तरह से काउंसिल किया जाता है आपके यहाँ पर? देखिए, इसमें एक तो हमारा स्टूडेंट्स एडवांटेज प्रो हमने बना रखा है और सारी तरह की हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको ये बताते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से दूसरी है स्टेट की, उनमें तो दिल्ली में दूसरी जगह पर किस तरह के कोर्सेज उनको अवेलेबल हैं। एक तो ये काम करते हैं और दूसरा ये है कि कई बार हम करियर फेयर भी लगाते हैं। पिछली बार हमने एक बहुत बड़ा करियर फेयर लगाया 3 दिन के लिए और बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आए उसमें और उन्होंने सलाह ली। एक्सपर्ट्स भी बुलाए हमने, कुछ लोगों को दिल्ली से भी बुलाया, तो उन्होंने जानकारी दी इसके बारे में कि किस तरह के करियर ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास में हो सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपको लगता है कि जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाए या फिर और उनका इंटरेक्शन बढ़ाया जाए बड़े शहरों के साथ तो उसका फायदा हो सकता है? हाँ, नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फायदा तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमने जो एम्फेसिस दिया है अपने विद्यार्थियों के लिए कि ये खास तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें क्वालिटी एजुकेशन है। जैसे दिल्ली में ये हिंदू कॉलेज है कि सेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स है या दूसरी कोई कॉलेज है या लेडी श्री राम कॉलेज है, तो यानी ये सिर्फ कैरियर ही नहीं, कैरियर के साथ साथ में क्वालिटी पर भी हम जोर देते हैं और इसी तरह से दूसरे देश के दूसरे भागों की कॉलेज के बारे में बताते हैं। हमारे यहाँ भी अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं, उनके बारे में भी उनको बताते हैं। तो इस तरह की चीज हम करते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तो अपना सिग्निफिकेंस है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन क्वालिटी कैरियर के साथ साथ में बताएं तो ज्यादा और अच्छा रहेगा।
डॉक्टर शर्मा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं जो बहुत देर से सवाल करना चाह रहे हैं। आपका सवाल बताइए, क्या है? मेरा सवाल ये है कि 10+2 करने के बाद हमें अपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए और अपना प्रोफेशन नया तय करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें तकलीफ़ ना हो आगे। जैसे कई बार ऐसा होता है, मम्मी पापा कहते हैं तुम्हें ये सिलेक्ट करना, हमारा मन कुछ और होता है और जो हमारे मार्क्स आ रहे होते हैं वो कुछ और कह रहे होते हैं। तो पहले तो 2 में हो रहा था डिफरेंस, मम्मी पापा और हम, अब तो ये मार्क्स भी कुछ और कह रहे हैं, तो फिर आपका क्या कहना है? I quite understand it is a major problem. आपको ये ध्यान रखना होगा, one is your own aptitudes. This is very important. What are you good at? What comes easily to you? There are many students who say maths में हमें काफ़ी marks मिल रहे हैं, but मिल रहे हैं after struggling a lot. If maths is coming easily to you, then you know that you have a basic numerical ability. Are you good with people? You have a social ability. Are you creative? Do you enjoy drawing, painting, or expressing yourself in words? You have a creative ability. That is one indication to start with. The second, we have to be realistic about marks. To get into especially good colleges or some courses like engineering and medicine, it's very competitive. Are you going to be able to get those marks? If not, are there alternatives? It doesn't mean, and this is something that we have to understand, it doesn't mean that a student who's got 90% but opts not to do science is somebody that is stupid. Unfortunately, that is the impression being given. Everybody wants to do science. If they've got high marks, they want to do science. That is not necessarily so. You can opt to do any other subject and you need just as good marks. So I think the second thing is to be realistic in seeing where are you getting good marks, where is your interest, then you take that subject. And the third thing to keep in mind is that don't be afraid of what you can do. Be open your mind to the fact that there are hundreds of career options. And now I think Dr. Chatterjee can tell you about DU itself. Itne courses hain, naye courses aa gaye. There are so many things you can afraid that I can't do this, or there isn't enough options for me. There are, and whatever you do, again you have to do with, you must enjoy doing it, you can be successful. हम इसके बारे में और बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चर्चाएं अभी बहुत सी होंगी, इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे करियर काउंसलिंग और कॉलेजेस में एडमिशन की प्रोसेस पर। यहाँ से एक सवाल बहुत देर से मैं देख रही हूँ कि आना चाह रहा है, बताइए। My question is for Usha ma'am. I want to ask you that I'm interested in air hostess course. So just you suggest me that I have just done 10+2, that air hostess is best or any other course? And if air hostess is best course, then from which institute I should just go do this course? Okay, I'll answer your second question first. One is that I can't tell you whether it's the best course unless I have a longer interaction with you and find out what exactly your aspirations are and what your abilities are. But if you do opt for the air hostess course, I would like to suggest that it might also help to do graduation side by side, because the air hostess programs are diploma programs. They're very good for training, but most airlines like to take on graduates. So if you can do your graduation side by side along with the air hostess course, then that will enable you to be able to get a better job. एक सवाल कई बार हम देखते हैं कि लोग पूछते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज जो हैं उनका रेलेवेंस कितना है, इंपॉर्टेंस कितना मिलता है। अगर आपका परसेंटेज उतना अच्छा नहीं आया और आप किसी यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंस मिलता है? The correspondence courses are on paper the same as any regular course. So when you get a degree from Delhi University, whether you've done it from correspondence or regular, the degree is the same. The only thing is the teaching process. And if you are doing it as the only qualification that you're looking for, I would suggest you do a regular course. But if you're doing it to get a graduation degree, which for many careers is an essential, then I would suggest you do it as a correspondence and side by side do a professional course that will help you to get a job. कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं
उनको भी स्कूल लेवल पर इस तरह का ज़रूरत है, इस बात को थोड़ा सा और असर्ट करना चाहिए इस बारे में, जैसे सीबीएसई है या अलग अलग जो स्कूल्स पूरे हिंदुस्तान में इस समय काम कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, उन सब जगह तक ये आवाज़ पहुंचे कि वहाँ पर एक काउंसलर होना चाहिए। कॉलेज लेवल से ही ये प्रेशर पहुंचे उन तक, कॉलेज लेवल से भी प्रेशर पहुंचे और स्कूल लेवल के प्रिंसिपल से भी। और ये अच्छा होगा इंटरेक्शन अगर स्कूल कॉलेजेस के बीच में होगा। जैसे विज्ञान का मुद्दा है, विज्ञान बहुत सारे लोग कॉलेज लेवल पर आकर इसे पॉपुलराइज करना या किस हद तक वो पढ़ें या इसका भविष्य क्या है, ये सब बातें अगर प्रिंसिपल्स अपने कॉलेज के बारे में जाकर स्कूलों में बताएं तो शायद चूजिंग जो है वो आसान हो जाए। जी, इंटरेक्शन बढ़ने से रास्ते सुलझ सकते हैं। यहाँ से एक सवाल है, बताइए। मेरा सवाल डॉक्टर चटर्जी से है। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपको नहीं लगता कि दिल्ली के कॉलेजेस में दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिजर्वेशन होनी चाहिए? मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी सहानुभूति से देखने का आग्रह करूंगी आपको, इसलिए क्योंकि दिल्ली आखिरकार किसका शहर है? दूसरी राजधानियां, दूसरे राज्य जो हैं वो अपने आप में एक राज्य कहलाता है। दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आना ये स्वाभाविक है। पर इसके अलावा भी आप जो कह रहे हैं ये समस्या बहुत जटिल है, क्योंकि हमारे वक्त पर हम एक क्राइटेरिया रखते थे कि भाई जो आउटर यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनका एक परसेंटेज हायर होता था और दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों का परसेंटेज जैसे मतलब जैसे हम फिक्स ऑफ करते थे उसका। तो शायद ऐसा कोई एक सिचुएशन होना चाहिए, क्योंकि सच ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पर आप कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे बिटवीन देम एंड अस? और दिल्ली में 4-5 और यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसके प्रति लोगों की आशाएं जो है बहुत ज़्यादा है। इसकी क्वालिटी या इसका स्तर या इसका आप कह सकते हैं जो ये देता है छात्र वर्ग को, तो इसीलिए ये अट्रैक्शन हमेशा रहेगा। जेएनयू देखिए जैसे एक यूनिवर्सिटी है, वो हर जगह से लोग लेता है। तो आप ये कहना चाहती हैं दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है और वो एक्सेप्ट करती है लोगों को, और हमें भी वो एक्सेप्ट करना ही चाहिए। ना, एक्सेप्ट तो करना ही चाहिए, पर मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि शायद एक मापदंड एक होना चाहिए कि दिल्ली के लिए कोई खास स्तर से एक कोई अगर हम बंदोबस्त करें तो अच्छा होगा। छोटे शहरों में अक्सर, अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह वहाँ करियर काउंसलिंग की जाती है, और कई बार अखबार जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं वो भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बारे में उनकी भूमिका कितनी सशक्त है, इसे जानने के लिए अब हम हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं श्री जयंत मिश्रा, जो कि HR हेड हैं भास्कर ग्रुप के। श्री मिश्रा, आप ये बताएं कि अखबारों के लेवल पर किस तरह आप लोग करियर काउंसलिंग देते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनके पास कोई और जरिया नहीं है काउंसलिंग पाने का? देखिए सर, इसमें एक तो चीज़ है कि रीजनल स्तर या छोटे शहरों में काउंसलर्स का तो अभाव है, ये तो सबको मालूम है। और जो काउंसलिंग जो भी मिलती है वो पीयर ग्रुप से मिलती है, किसी कोई जा रहा है तो उसने बता दिया, बट इट्स मिसगाइडेड डायरेक्शन, यू नो। उसके अलावा ये अखबार में हमारे कई तरह की चीज़ें फीचर्स निकलते रहते हैं, जैसे उड़ान है या करियर मंत्र है, करियर गाइडेंस है, और इवन वीकली भी हम देते हैं, उसमें प्रश्नोत्तरी रहती है जिसमें लोग बाग अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन वाकई उससे स्टूडेंट्स को फायदा होता है, क्योंकि उनके जो सवाल हैं और जो करियर काउंसलर कह रहे हैं उनके बीच कोई डायरेक्ट किसी भी तरह से इंटरेक्शन नहीं होता। इसमें जो सवाल जो हम लोग उठाते हैं, जो लेते हैं पब्लिकेशन के लिए, ये नॉर्मली जनरल सवाल रहते हैं, बट स्पेसिफिक नहीं रहते हैं। तो जैसे फर्स्ट कीजिए मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, कहीं भी बात करें हम, तो जयपुर वाले को तो काफ़ी हद तक मालूम रहती हैं ये चीज़ें। जोधपुर है, बड़े टाउन्स हैं, बट छोटे छोटे जो टाउन्स हैं, जो विद्यार्थी रहते हैं, उनके लिए सब 12th के बाद क्या करना है, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, हम क्या कर सकते हैं, और कई होनहार विद्यार्थी जो रहते हैं उनके लिए गाइडेंस मेरे हिसाब से तो काफ़ी उपयोगी साबित होती है। मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल यहाँ से आ रहा था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली स्टूडेंट्स को ऐसे जनरल कैंडिडेट में ट्रीट किया जाए? होना तो कायदे से ऐसे ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा में तो आदान प्रदान होता ही है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बेहतर कुछ विषय में होती हैं, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ किसी में होता है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि एक हायर स्तर पर इसे सोचना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन में आप ये इंटरेक्शन रखना चाहते हैं कि नहीं। एंड जितना आप रिजर्वेशन रखोगे उतना ही आपके कोटा सिस्टम बढ़ता जाएगा। और कोटाज चाहिए आपको, कितने कितने कोटाज हैं, और क्यों बढ़ा रहे हैं आप रिजर्वेशंस को? एक सवाल यहाँ से है जी। मेरा ये क्वेश्चन उषा जी से है। आपको नहीं लगता कि स्कूल लेवल पर ही स्टूडेंट्स को उनके एप्टीट्यूड को पहचान कर, उनके इंटरेस्ट को पहचान कर उनको वोकेशनल कोर्सेज में डाला जाए? स्कूल लेवल पर वोकेशनल कोर्सेज की तादाद काफ़ी कम है,
और साथ ही साथ वो स्कूल लेवल पर ही काउंसलिंग करने वाले लोग बहुत कम हैं। आज ऐसे स्कूलों की तादाद बहुत कम है जो स्कूल लेवल पर काउंसलिंग देते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कैच देम यंग, सो व्हाई डोंट दे प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग एट स्कूल लेवल? What you said is absolutely correct. In fact, we normally advise that counseling and testing should be done at class 9 and 10 level before you select the subjects for plus 2. As per the earlier, education plan where they had planned that after 10 there would be a streaming and then people go into vocational courses, wo nahi hua hai. And people still want to finish class 12. Even then, the streaming is not being done, although the information is available. There are 35 vocational courses available at school level, but there are not enough takers for those courses, and most students don't want to take up vocational courses straight after college, after school, because there is so much emphasis in our society on graduation. Even the ITI level courses are excellent courses, but yet those who get jobs are the ones who are graduates. Unfortunately, one doesn't need graduation, but one needs more people who are competent with technical and vocational skills. And I would think that that is the most important thing, and we need to emphasize that, and our whole counseling is geared towards helping people identify and stream them out and give them that information. रास्ते भी बहुत से हैं और उन रास्तों को बस थोड़ा सा तलाशने की बात है। आप दोनों हमारे स्टूडियोज में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस का बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड कैसा लगा इस बारे में हमें लिखना ना भूलें। हमारा पता वैसे आपको याद है लेकिन फिर भी बता देते हैं। जेन नेक्स्ट, रूम नंबर 76, CPC, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ईमेल करना चाहें तो ईमेल का पता लिख लीजिए gennext@dd.nic.in। अगले हफ्ते फिर आपसे आज ही के दिन आज ही के समय मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।